भारत के लोकतंत्र को बचाने और आपके अधिकारों को बचाने की चाबी एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई खन्ना के हाथों में आ गई है। चुनावी दस्तावेजों को छुपाने के लिए मोदी सत्ता और केंचुआ ने जो तिकड़म लगाया था, उस तिकड़म के खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। पूरे मामले पर बेहद आसान भाषा में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बात होगी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। यहाँ अध्यक्ष के पद पर मोदी सत्ता ने नियुक्ति तो कर दी है, मगर इस नियुक्ति से ज्यादा चर्चा हो रही है उन जजों के नामों की जिन्हें लेकर कांग्रेस आगे आई थी। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस नियुक्ति को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। जिन जजों का नाम लेकर आए थे वो ऐसे जज हैं और उनके काम ऐसे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अगले 7 जन्मों तक इन जजों से 700 किलोमीटर की दूरी बनाकर ही रखेंगे। मामला बड़ा जबरदस्त है, जरा ध्यान से सुनिएगा। उधर बिहार में राज्यपाल को बदल दिया गया है और जिन्हें लाया गया है उनके बारे में कुछ ऐसी चर्चाएं हो रही हैं जो आप सभी को जाननी चाहिए, क्योंकि अगले साल बिहार में चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले राज्यपाल का रोल बढ़ जाता है। खासकर अमृतकाल के दौरान आप जानते ही हैं किस तरीके से तमाम जगहों पर राज्यपाल राजनेताओं से भी बड़े राजनेता हो गए हैं भाजपा के दौर में। उधर बिहार में ही तेजस्वी यादव ने नीतीश के सामने एक तगड़ी वाली शर्त रख दी है। क्या है वो शर्त, उस पर भी बात करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपको कहीं किसी कार्यक्रम का न्योता न मिले तो क्या आप अपने आदमी को भेजकर न्योता यानी निमंत्रण देने का जुगाड़ बनाते हैं? आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही गिरी हुई हरकत हो गई। गिरी होगी आपके लिए, विश्वगुरु के लिए नहीं। अमेरिका से न्योता नहीं मिला, ट्रंप ने नहीं भेजा, तो साहेब अपने लोगों को भेजकर न्योता लेने का जुगाड़ लगा रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त खुलासा है, भाजपा नेता ने ही किया है। अंदर की बात है, बाहरी बात नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। और अंत में बात करेंगे तेजस ट्रेन की। इस ट्रेन को लेकर आरटीआई में बहुत तगड़ा वाला खुलासा हुआ है। बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी आपके मुद्दों पर खुलकर बात हो पाती है। गोदी मीडिया के पास आपको बेवकूफ बनाने के लिए, देश में नफरत फैलाने के लिए सेठों का भर भर के पैसा है, पूरी सत्ता है। हमारे पास सिर्फ आप है। यदि आपको हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। 5 महीने का कार्यकाल और बड़े बड़े इम्तिहान, पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर और अब मोदी की मनमानी के खिलाफ चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को स्टैंड लेना है। हरियाणा चुनाव पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा देने से मना करने के लिए मोदी की सरकार ने भले कानून बदल दिया हो, लेकिन यह केस अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इलेक्शन कमीशन ने 1961 के कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल को बदल दिया है और इसी के खिलाफ जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। और इस तरह चीफ जस्टिस खन्ना को अब मोदी सत्ता की मनमानी के खिलाफ फैसला लेना ही होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीफ जस्टिस संजीव खन्ना इस याचिका पर सुनवाई करेंगे या फिर यह याचिका भी हरियाणा के पूर्व विधायक करण दलाल की याचिका की तरह ही एक बेंच से दूसरी बेंच तक धूल फांकती रहेगी, टहलती रहेगी। कांग्रेस नेता करण दलाल ने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट के डेटा के मिलान के लिए याचिका दायर की है और कोर्ट से यह आदेश देने की मांग की है कि ईवीएम का पुराना डेटा डिलीट न किया जाए और मॉक पोलिंग करके वेरिफिकेशन न कराया जाए, जो डेटा है उसी की जांच हो। करण सिंह दलाल ने बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के लिए चुनाव आयोग और ईवीएम जिम्मेदार है। किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले इसका डेटा आज तक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर नहीं है। चुनाव आयोग ईवीएम की बैटरी को यूनिक बताता है, जबकि चुनाव के आंकड़े भ्रामक हैं। बीजेपी ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। इन्हीं करण सिंह दलाल ने ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर्स की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, लेकिन याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है। याचिका एक बेंच से दूसरे बेंच तक टहल रही है, यानी टूर कर रही है, और टूर करवाने वाले वहां के मिलार्ड लोग हैं। चीफ जस्टिस भी उनमें शामिल है। यहां तक कि चीफ जस्टिस ने भी अपना पीछा छुड़ा लिया इस मामले से। उन्होंने याचिका को दूसरे जज के पास भेज दिया और अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पंजाब और हरियाणा कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन नियमों में बदलाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 में हाल के संशोधनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, इस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, इसलिए इसे एक तरफा और सार्वजनिक विचार विमर्श के बिना इतने महत्वपूर्ण नियम में इतनी निर्लज्जता से संशोधन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसे में तो विशेष रूप से नहीं जब वो संशोधन चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने वाली आवश्यक जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को समाप्त करता है। चुनावी प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा तेजी से कम हो रही है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे बहाल करने में मदद करेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग से जुड़ी याचिकाएं हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी है। कांग्रेस की याचिका पर वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार ने लिखा कि चुनाव नियमों में
में संशोधन के खिलाफ कांग्रेस का सुप्रीम कोर्ट जाने के दो पहलू हैं, यानी अच्छे और बुरे दोनों। ऐसा कहने का मतलब यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सत्ता द्वारा चुनावी नियमों में संशोधन को गलत ठहरा दिया, तब तो सरकार और चुनाव आयोग दोनों की फजीहत होगी और उन्हें बिना बहानेबाजी के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के फुटेज देने पड़ेंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन को ही सही ठहरा दिया तो सरकार की बल्ले बल्ले हो जाएगी और विपक्ष के लिए सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 10 साल के रिकॉर्ड को देखते हुए आशंका ज्यादा है कि वो सरकार द्वारा किए गए संशोधन पर अपनी मुहर लगा दे। डर इसी बात का है क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जब विपक्षी पार्टियां और नागरिक संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो जस्टिस संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर्स के 5% की वेरिफिकेशन की जांच के आदेश दिए थे। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के जिन उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग से 5% ईवीएम की जांच की मांग की तो चुनाव अधिकारियों ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा था कि ईवीएम का वेरिफिकेशन वीवीपैट की पर्चियों से मिलान करके करना है। इधर विदेश मंत्री एस जयशंकर के अमेरिकी दौरे को लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा दावा कर दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि विदेश मंत्री जयशंकर को अमेरिका इसलिए भेजा गया है ताकि 2025 में अमेरिका की कमान संभालने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप मोदी को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित करें, और अगर जयशंकर ट्रंप का न्योता लेकर अमेरिका से नहीं आते हैं तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। पहली बात तो ये कि ट्रंप ने जिनको न्योता भेजा है उस सूची में उनके परम मित्र भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी का नाम नहीं है। हो सकता है गलती से छूट गया हो। कई बार आपाधापी में करीबी लोगों को निमंत्रण भेजना रह जाता है, तो जयशंकर को उन्हें याद दिलाने के लिए भेजा गया है कि अब की बार ट्रंप सरकार वाले भाई आपके न्योते का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भूलिए मत। और दूसरी बात कि स्वामी के आरोपों को देखें तो जयशंकर की हालत देखकर भी हंसी आती है। क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के विदेश मंत्री का यही काम रह गया है, या फिर मोदी खुद को विश्वगुरु साबित करने के लिए ट्रंप के साथ फोटो खिंचाने के लिए विदेश मंत्री का इस्तेमाल कर रहे हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव नतीजों के बाद जयशंकर का यह पहला अमेरिकी दौरा है। इससे पहले खबरें आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप अपने शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बुलाने वाले थे, लेकिन शी जिनपिंग ने कार्यक्रम में आने से इनकार कर दिया। जाहिर है कि कोई भी समझदार राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ऐसा ही करेगा, और वो भी तब जब किसी को ट्रंप पे भरोसा नहीं हो कि ये आदमी राष्ट्रपति बनने के बाद क्या फैसला लेगा और उसकी नीतियां कैसे होंगी। अब उससे पहले ही बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बने, लेकिन अपने पीएम तो नॉन बायोलॉजिकल है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। जरा सोचिए, चीन वाले को बुलावा है वो जाने से मना कर रहा है, और भारत वाले को बुलावा नहीं है और बीजेपी के लोग ही दावा कर रहे हैं कि अपने विदेश मंत्री को भेजकर अमेरिका से न्योता मंगवाने के लिए कह रहे हैं, यानी जुगाड़ लगा रहे हैं कि हमको भी न्योता मिल जाए। हो सकता है कि भाजपा नेता स्वामी को अंदरूनी खबरें हों, जैसे कि वे हर किसी के बारे में दावा करते हैं। वैसे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का ट्रांसफर कर दिया गया है। 2026 में केरल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। मोदी सत्ता ने आरिफ मोहम्मद खान को बिहार भेज दिया है। बिहार के राज्यपाल आर.वी. आर्लेकर को केरल भेज दिया गया है। डॉक्टर हरिबाबू कुंभापति को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है, और जैसे ही कुंभापति को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया, मौजूदा राज्यपाल रघुवर दास ने तुरंत ही इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफों को देखते हुए ऐसा लगता है कि झारखंड चुनाव के लिए रघुवर दास को राज्यपाल बनाया गया था, और झारखंड में बीजेपी की दुर्गति के बाद मोदी शाह ने कुर्सी छीन ली। देखना होगा कि रघुवर दास का भविष्य क्या होता है। वहीं सेना वाले वीके सिंह को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है, और पूर्व गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। पिछले 1.5 साल में मणिपुर में कोई गवर्नर नहीं था, अब पूर्व गृह सचिव ही राज्यपाल बनकर पहुंचे हैं। तो देखना होगा कि मोदी सत्ता मणिपुर में कब तक शांति स्थापित कर पाती है और करना चाहती है कि नहीं। राज्यपाल के तौर पर भल्ला कितना कामयाब हो पाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का गवर्नर बनाए जाने पर वरिष्ठ पत्रकार आवेश तिवारी ने लिखा कि आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का गवर्नर बनाने का फैसला दूरंदेशी है, महागठबंधन को इन पर ध्यान देना होगा। गवर्नर साहब कलाकार हैं। एक दूसरे ट्वीट में आवेश तिवारी बता रहे हैं कि ये अंजुम परवेज हैं, मोदी जी की बुलेट ट्रेन सेवा के प्रोजेक्ट निदेशक हैं, निसंदेह बेहतर होंगे, लेकिन इनकी एक शख्सियत और है, ये बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी के दामाद भी हैं। यकीनन मुस्लिमों की भी इस देश में 2 जमात है, एक वो जिनको शक की निगाह से देखा जाता है, जो पुलिस की गोली का शिकार होकर दम तोड़ देते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि दहशतगर्द हैं। दूसरा वो मुस्लिम कम्युनिटी है जिसे आम भक्तों से ज्यादा अवसर मिलते हैं, जो तरक्की कर रहे हैं। बात बस इतनी सी है, ये न कहिए मुस्लिम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने असहमति पत्र जारी करके कहा है कि एनएचआरसी चीफ नियुक्ति पहले से तय कर ली गई थी, इसमें आपसी बातचीत और आम सहमति की परंपरा को नजरअंदाज कर दिया। यानी जो काम नरेंद्र मोदी की सरकार हमेशा से करती आई है, एक बार फिर से नियुक्तियों के मामले में वही किया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार के पास बहुमत था और उसने भारत की विविधता की उपेक्षा करते हुए एनएचआरसी चीफ की नियुक्ति कर दी। राहुल गांधी और खड़गे ने अपने पत्र में बताया है कि उन्होंने किन किन जजों की नियुक्ति
नियुक्ति की सिफारिश की थी। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रोहिंटन फली नरीमन, जस्टिस कट्टियल मैथ्यू जोसेफ के नाम का प्रस्ताव दिया था। इसके साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्यों के लिए जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस अब्दुल हमीद कुरैशी के नामों की सिफारिश की थी। कांग्रेस ने कहा था कि मानवाधिकार को बनाए रखने में इन दोनों जजों का शानदार रिकॉर्ड रहा है। जस्टिस मुरलीधर अगस्त 2023 में उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हुए थे। फरवरी 2020 में मुरलीधर ने दिल्ली दंगों में पुलिस की निष्क्रियता पर तत्काल याचिकाओं से निपटने वाली 3 सुनवाइयों की अध्यक्षता की थी। अपने आवास पर आधी रात को आपातकालीन सुनवाई के बाद जस्टिस मुरलीधर ने अन्य आदेशों के अलावा एक आदेश जारी किया था, जिसमें पुलिस को दंगे में घायल हुए लोगों को सुरक्षा देने और उचित सुविधाओं वाले अस्पताल में उनका ट्रांसफर करने के लिए निर्देश दिया था। इन आदेशों के तुरंत बाद मोदी सत्ता ने जस्टिस मुरलीधर का तबादला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कर दिया। जस्टिस कुरैशी 2022 में राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर रिटायर हुए थे। उन्होंने पहले गुजरात हाईकोर्ट में सर्विस दी थी। यहां कुरैशी ने 2 महत्वपूर्ण फैसले सुनाए थे और इन फैसलों के कारण तत्कालीन मोदी सरकार को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। 2010 में जस्टिस कुरैशी ने एक ट्रायल कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में गुजरात के तत्कालीन गृहमंत्री और अब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की 2 दिन की हिरासत में भेजा था। वहीं 2011 में कुरैशी की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने गुजरात की तब की राज्यपाल कमला बेनीवाल के हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आर.ए. मेहता को राज्य का लोकायुक्त नियुक्त करने के फैसले को बरकरार रखा था, जिसका बतौर सीएम मोदी ने विरोध किया था। जहां तक बात सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रोहिंटन फली नरीमन की है, तो हाल ही में जस्टिस नरीमन ने कहा था कि अयोध्या केस में 5 जजों की बेंच ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लागू किया था। संविधान बेंच ने पूरे 5 पन्ने खर्च करते हुए कहा था कि सेक्युलरिज्म संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और ये देश पीछे नहीं देख सकता, बल्कि उसे आगे देखना होगा। इस देश में मौजूद हर एक धार्मिक स्थल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत आता है और जिस स्थिति में वो 15 अगस्त 1947 को था, उसी में होना चाहिए, उसी में उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। जस्टिस नरीमन ने कहा था कि अगर कोई किसी धार्मिक स्थल को चैलेंज करता है तो 1991 के कानून के तहत वो खारिज हो जाता है। जस्टिस नरीमन ने कहा था कि 1991 के कानून का मतलब है कि आप इतिहास को नहीं बदल सकते, आप ऐतिहासिक गलतियों का मुकाबला कानून का इस्तेमाल करते हुए नहीं कर सकते और न ही कोर्ट को ऐसा करने के लिए कह सकते हैं। ऐसे में ये मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने की जो याचिकाएं दायर हो रही हैं, इनका हल अयोध्या केस के उन 5 पन्नों में है जिनमें संवैधानिक बेंच ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वकालत की है। ये 5 पन्ने देश के हर हाईकोर्ट में, जिला अदालतों में चिपकाए जाने चाहिए, पढ़े जाने चाहिए, क्योंकि अयोध्या केस के 5 पन्ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कानून की घोषणा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि अयोध्या केस के फैसले में कोर्ट ने माना कि मस्जिद के नीचे मंदिर होने की बात संदिग्ध थी, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को खुदाई में बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े सामान मिले थे। जस्टिस नरीमन ने कहा था कि इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि मंदिर का अंदरूनी हिस्सा विवादित था, यही वो जगह है जहां मस्जिद स्थित थी। जस्टिस नरीमन ने कहा कि अयोध्या के केस में न्याय का मजाक बना दिया गया और धर्मनिरपेक्षता को किनारे लगा दिया गया। उन्होंने अयोध्या केस में रामलला को पूरी जमीन देने के फैसले में दिए गए तर्कों पर भी सवाल उठाए और कहा कि जब कोर्ट ने अपने ही फैसले में माना कि मस्जिद गिराना गलत था, तो जमीन कैसे दे दिया? बताइए, इन्हीं जस्टिस नरीमन को कांग्रेस एनएचआरसी का चेयरमैन बनाने को कह रही थी। क्या यह संभव है कि जिन जजों ने नरेंद्र मोदी और उनके परम मित्रों का, उनके चेले चपाटों की ऐसी तैसी की हो, उन जजों को ये लोग कोई पद देंगे जिन्होंने अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा दिया था? कांग्रेस को शायद पता नहीं था कि मोदी इस जन्म में तो ऐसे लोगों को कोई पद देने वाले नहीं है, हो सके तो सजा दे देंगे। चलिए अब बात करते हैं बिहार की। हफ्ते भर की कहानियों के बाद नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ रहने के संकेत दे दिए हैं, लेकिन उनकी रैलियों में जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, वो अंबेडकर को लेकर भी संकेत दे रहे हैं। प्रगति यात्रा पर निकले नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले ट्वीट कर कहा था कि जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। इसके बाद जेडीयू के हैंडल से यह भी ट्वीट किया गया कि 2025 में फिर से नीतीश, लेकिन 24 तारीख को जेडीयू के अंदाज बदले बदले नजर आए। मोदी के साथ नीतीश की तस्वीरों को ट्वीट करते हुए कहा गया कि एकजुट एनडीए, एकजुट बिहार, 2025 में फिर से नीतीश कुमार। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर चौंकिए मत। नीतीश कुमार के लिए लालू यादव ने कहा है कि 32 दांत उनके मुंह में है और 64 दांत उनके पेट में है। तो नीतीश कुमार ने अभी बीजेपी के साथ समझौते का संकेत दिया है, लेकिन पटना में चर्चा है कि तेजस्वी यादव ने भी अपनी मांग रख दी है और चचा से कह दिया है कि 2025 का चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा जाए और इसलिए नीतीश कुमार पूरा समय लेना चाहते हैं। महाराष्ट्र में शिंदे का हाल देखने के बाद नीतीश कुमार सतर्क तो हैं और चाहते हैं कि बिहार चुनाव से पहले अमित शाह कबूल कर लें कि सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि एनडीए की मीटिंग वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी, लेकिन इस मीटिंग में नीतीश कुमार पर नजरें होंगी। बीजेपी ने चंद्रबाबू नायडू को भी बुलाया है। देखना होगा कि नीतीश कुमार पहुंचते हैं कि नहीं। अगर नीतीश इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे तो फिर यह बड़ा संकेत होगा, क्योंकि बिहार बिजनेस समिट में न जाकर नीतीश कुमार ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। पटना के सियासी गलियारों में उनका पाला बदलने की अफवाहें और जोर पकड़ने लगी हैं। नीतीश कब
कब करवट बदलेंगे ये सिर्फ वही जानते हैं। और महाराष्ट्र में शिंदे का क्या हुआ यह नीतीश से बेहतर कौन समझ सकता है। और अब आपको एक काम की खबर बताते हैं। अगर आप तेजस ट्रेन से सफर करते हैं तो ये जान लीजिए कि ये ट्रेन प्राइवेट है। 4 अक्टूबर 2019 को मोदी सरकार ने नई दिल्ली से लखनऊ और अहमदाबाद से मुंबई के लिए 2 प्राइवेट ट्रेनें चलाई थी। शुरू में इन ट्रेनों के लेट होने पर यात्रियों को मुआवजा मिलता था, लेकिन एक आरटीआई से मिली जानकारी से पता चला है कि अब तेजस ट्रेन के लेट होने पर रेलवे मुआवजा नहीं देती है। आरटीआई के जवाब में आईआरसीटीसी ने कहा कि 15 फरवरी 2024 से ट्रेन के लेट होने पर मुआवजा देना बंद कर दिया गया है। रेलवे ने कहा है कि 2019-20 में उसने 1,78,000 का मुआवजा दिया था, 2020-21 में 96,000 का मुआवजा दिया, 2022-23 में 7,74,000 का मुआवजा दिया और 2023-24 में तेजस ट्रेनों के लेट होने का मुआवजा बढ़कर 15,64,000 हो गया। ऐसा लगता है कि स्कीम को बंद करने का फैसला इसीलिए लिया गया होगा क्योंकि ट्रेनें लगातार लेट हो रही हैं और मुआवजा बढ़ता गया। तेजस ट्रेनों में 1 से 2 घंटे की देरी पर 100 रुपए का मुआवजा मिलता था और 2 से 4 घंटे की देरी पर 250 रुपए का मुआवजा दिया जाता था, लेकिन अब रेलवे ने इसे बंद कर दिया है। सर्दियों का मौसम है, ट्रेनें अक्सर लेट होती हैं, तो अब तेजस में यात्रा करने से पहले मुआवजे की बात दिमाग से निकाल दीजिएगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।